सर्क्स, हॉर्न्स, सैरेटेड रिजेस एंड ग्लेशियर वैलीज ऐसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं जो क्रिएट होते हैं ग्लेशियर के मूवमेंट से। जब इन ग्लेशियर के मूवमेंट से इरोजन होता है देन इस इरोडेड मटेरियल का डिपोजिशन भी होता है, जिससे क्रिएट होते हैं वैरायटी ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जैसे कि मोरेन्स, इस्कर्स, आउटवॉश प्लेन्स और ड्रम्बलिन्स। ग्लेशियर से बनने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, the unassorted coarse and fine debris dropped by the melting glacier is called glacial till. Most of the rocks fragments in till are angular and subangular in form. मीन्स लास्ट वीडियो में हम जान चुके हैं कि ग्रेविटी की वजह से जब ग्लेशियर्स की ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर दबाव डालती है, जिससे नीचे वाली लेयर स्मेल्ट होने लगती है और इसी से ग्लेशियर्स मूव होने लगते हैं और ग्लेशियर्स के इसी मूवमेंट से होता है इरोजन। अब ग्लेशियर के द्वारा लाए गए ये सेडिमेंट्स नीचे आते आते ग्लेशियल वैलीज के साइड्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। मेनली इस डिपॉजिट में शामिल होता है अनअसॉर्टेड मटेरियल जैसे कि सॉइल और रॉक्स का मिक्सचर एज वेल एज बड़े और छोटे रॉक्स भी, और इसी अनअसॉर्टेड मटेरियल को कहा जाता है ग्लेशियल टिल। अब इन ग्लेशियल टिल का फॉर्म एंगुलर और सब एंगुलर होता है। अब आगे चले तो स्ट्रीम्स फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग आइस एट बॉटम, साइड्स और लोअर एंड्स ऑफ ग्लेशियर्स। मींस जैसे जैसे आइस की नीचे वाली लेयर मेल्ट होने लगती है, वो मेल्ट हुई आइस हमें स्ट्रीम की तरह दिखाई देती है। अब इस मेल्टिंग आइस या स्ट्रीम के थ्रू भी बहुत से फाइन सेडिमेंट्स यानी छोटे छोटे रॉक डेब्रिस स्ट्रीम के साथ बहकर चले जाते हैं। बेसिकली ये मटेरियल काफी ज्यादा सॉर्टेड होता है। सच ग्लेशियोफेल्युबल डिपॉजिट आर कॉल्ड आउटवॉश डिपॉजिट। मींस स्ट्रीम के साथ बहकर जाने वाले इस फाइन मटेरियल को कहा जाता है आउटवॉश डिपॉजिट। अब ये आउटवॉश डिपॉजिट जाकर डिपॉजिट होता है आउटवॉश प्लेन में। अब अगर ग्लेशियल टिल और आउटवॉश डिपॉजिट में बेसिक डिफरेंस को देखें तो वो कुछ इस तरह है। ग्लेशियर जब मूव करते हैं या मेल्ट होते हैं तब उसके द्वारा डायरेक्टली जमा किए जाने वाले मटेरियल को कहा जाता है ग्लेशियल टिल। इस मटेरियल में शामिल होता है अनअसॉर्टेड मटेरियल जैसे कि सॉइल, ग्रेवल, छोटी और बड़ी बड़ी चट्टानें। ये मटेरियल मेनली डिपॉजिट होता है ग्लेशियर के नीचे या उसके साइड्स में, जबकि आउटवॉश डिपॉजिट वो मटेरियल है जो ग्लेशियर के मेल्ट होने से स्ट्रीम के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। पानी इस मटेरियल को वेट के अकॉर्डिंग स्ट्रैटिफाइड यानी अलग अलग कर देता है, जिससे रॉक्स के लार्ज पार्टिकल पास में और फाइन पार्टिकल्स दूर जाकर आउटवॉश प्लेन्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। मेनली इस मटेरियल का डिपोजिशन मेल्ट हुए पानी की वजह से होता है। आउटवॉश प्लेन्स में पहुंचने तक रॉक्स के ये फ्रैगमेंट्स राउंडेड हो जाते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इन टॉपिक्स को या ज्योग्राफी को डिटेल से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप ऑथर माजिद हुसैन जी की वीडियो में दी गई बुक्स को बाय कर सकते हैं। आपको इनका लिंक इस वीडियो में दिया गया है, या फिर ऐसे और इम्पोर्टेंट बुक्स के लिए आप हमारे यूट्यूब स्टोर को भी विजिट कर सकते हैं। अब हमारा पहला डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है मोरेन्स। दे आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपोजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल। अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था ग्लेशियल टिल के बारे में। अब मोरेन्स का फॉर्मेशन इसी ग्लेशियल टिल से होता है। जब ग्लेशियर्स ऊपर से मूव करते हुए वैलीज में पहुंचते हैं तब वो अपने साथ लाए हुए इरोडेड मटेरियल को इन ग्लेशियल वैलीज में रिज की फॉर्म में डिपॉजिट कर देते हैं और सेडिमेंट से बने इसी रिज को कहा जाता है मोरेन्स। अब ये मोरेन्स कई तरह के हो सकते हैं जैसे कि टर्मिनल मोरेन्स, लैटरल मोरेन्स, ग्राउंड मोरेन्स और मीडियल मोरेन्स। टर्मिनल मोरेन्स, दे आर लॉन्ग रिज ऑफ डेब्रिस डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर्स। मींस इनका फॉर्मेशन ग्लेशियर्स के एंड पर होता है। हम जानते हैं कि जब ग्लेशियर्स आगे की तरफ मूव करते हैं तब वो अपने रास्ते में आने वाली सॉइल, रॉक्स, डेब्रिस को आगे की तरफ ले जाते हैं। अब जब ये ग्लेशियर एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि अब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और यहीं पर ये ग्लेशियर्स अपने साथ लाए गए मटेरियल को डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं और ये जमा हुआ मटेरियल कर्व्ड शेप का दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है टर्मिनल मोरेन्स। लैटरल मोरेन्स, दे फॉर्म अलोंग द साइड्स पैरेलल टू द ग्लेशियल वैलीज। मींस इनका फॉर्मेशन ग्लेशियर वैलीज के साइड्स पर होता है। जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तब वो मटेरियल को अपने साइड्स पर डिपॉजिट कर देते हैं और वैलीज के साइड्स में डिपॉजिट हुआ यही मटेरियल जो हमें रिज की फॉर्म में नजर आता है कहा जाता है लैटरल मोरेन्स।
द लैटरल मोरेन्स में ज्वाइन अ टर्मिनल मोरेन्स फॉर्मिंग अ हॉर्सशू शेप्ड रिज। इसका मतलब है ये लैटरल मोरेन्स कई बार टर्मिनल मोरेन्स को ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन कर लेने के बाद कुछ इस तरह का शेप बनाते हैं जिसे कहा जाता है हॉर्सशू शेप रिज। अब जरा इस पिक्चर को देखिए, ये है हैंगिंग वैली। यहाँ से इरोजन होकर मटेरियल पहुंचता है इस मेन वैली में और इस वैली के साइड्स में रिज के फॉर्म में डिपॉजिट हुआ सेडिमेंट कहलाएगा लैटरल मोरेन। और ये है इस ग्लेशियर का टो, मींस जहाँ ये ग्लेशियर एंड हो रहा है यहाँ इस जगह पर बनेंगे टर्मिनल मोरेन्स। अब जब ये लैटरल मोरेन टर्मिनल मोरेन को ज्वाइन कर लेगा तो कुछ इस तरह का शेप बनाएगा और इसी शेप को कहा जाता है हॉर्सशू शेप रिज। अब किसी भी ग्लेशियर वैली के दोनों साइड्स बहुत से लैटरल मोरेन्स हो सकते हैं क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लेशियो फेल्यूवल वाटर। बट ये है क्या? एक्चुअल में जब ग्लेशियर्स नीचे से मेल्ट होते हैं तब ये मेल्ट हुआ पानी ग्लेशियर्स के नीचे या साइड्स में फ्लो करता है, जिससे ये पानी इरोडेड मटेरियल को अपने साथ ले जाता है और उस मटेरियल को ग्लेशियर वैली के साइड्स पर डिपॉजिट कर देता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ग्लेशियर्स के मूवमेंट के साथ साथ ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से भी लैटरल मोरेन्स फॉर्म होते हैं। अब आगे चले तो मैनी वैली ग्लेशियर्स retreating rapidly leave an irregular sheet of till over their valley floors. Such deposits varying greatly in thickness and in surface topography are called ground moraines. मीन्स जब वैली ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट करते हैं और पीछे की तरफ हटना शुरू कर देते हैं तब वो कई बार अपने साथ लाए गए कुछ सेडिमेंट्स को वैली के फ्लोर पर ही डिपॉजिट कर देते हैं। ये मटेरियल काफी ज्यादा अनअसॉर्टेड होता है जिसमें शामिल होता है सॉइल, डेब्रिस, रॉक्स एक्सेट्रा। अब कहीं कहीं पर इस मटेरियल की लेयर मोटी तो कहीं कहीं पर पतली होती है, जिस वजह से वैली का फ्लोर काफी इरेगुलर यानी ऊबड़ खाबड़ नजर आता है, जिससे हमें कहीं पर छोटी छोटी रिजेस या हील्स भी देखने को मिलती हैं। और इस तरह के डिपॉजिट को ही कहा जाता है ग्राउंड मोरेन्स। लास्ट इज मीडियल मोरेन्स। द मोरेन इन द सेंटर ऑफ द ग्लेशियल वैली फ्लैंक्ड बाय द लैटरल मोरेन्स इज कॉल्ड मीडियल मोरेन। मीन्स इस तरह के मोरेन्स का फॉर्मेशन ग्लेशियल वैली के बीच में होता है। बेसिकली ऐसा तब होता है जब दो साइड से ग्लेशियर्स मूव करते हुए लैटरल मोरेन्स को फॉर्म करते हैं और इन दोनों ग्लेशियर्स का लैटरल मोरेन्स जब ग्लेशियर वैली के बीच में एक दूसरे को ज्वाइन कर लेता है, जिस वजह से वैली के बीच में फॉर्मेशन होता है इस तरह के रिज का, जिसे कहा जाता है मीडियल मोरेन। लैटरल मोरेन के कंपैरिजन में इनका फॉर्मेशन उतना ज्यादा क्लियरली नहीं होता है क्योंकि इनका फॉर्मेशन भी वैली के फ्लोर पर ही होता है और इसीलिए कई बार इन्हें ग्राउंड मोरेन समझ लिया जाता है। अब जरा इन चारों टाइप्स को दोबारा शॉर्ट में देखते हैं। सेडिमेंट्स जब ग्लेशियर्स के वैली के साइड्स में डिपॉजिट होंगे तो इसे कहा जाएगा लैटरल मोरेन्स। सेडिमेंट्स जब ग्लेशियर्स के टो यानी एंड में डिपॉजिट होंगे तो इसे कहा जाता है टर्मिनल मोरेन्स। सेडिमेंट्स जब डिपॉजिट होते हैं वैली के फ्लोर पर तो कहलाएंगे ग्राउंड मोरेन्स और सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होते हैं वैली के बीच में तो उसे कहा जाता है मीडियल मोरेन्स। अब चलते हैं ग्लेशियर से बनने वाले दूसरे लैंडफॉर्म की तरफ, जो है इस्कर्स। When glaciers melt in summers, the water flow on the surface of the ice or seeps down along the margin or even move through the holes in the ice. These water accumulates beneath the glaciers and flow like streams in a channel beneath the ice. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इस्कर्स सैंड, ग्रेवल और अदर सेडिमेंट से बने लंबी और टेढ़ी मेढ़ी रिजेस को कहा जाता है, जिनका फॉर्मेशन ग्लेशियर वैली के बीच में ग्लेशियर के नीचे फ्लो होने वाली स्ट्रीम से होता है। पर कैसे? तो होता कुछ ये है कि समर्स में ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाते हैं और ये मेल्ट हुआ पानी ग्लेशियर्स के नीचे बहुत तेजी से स्ट्रीम्स की तरह बहना शुरू कर देता है। जब पानी फ्लो करता है तो ये अपने साथ सैंड या छोटे बड़े रॉक्स को भी ले जाता है और सेडिमेंट्स उसी डायरेक्शन में जमा होने लगते हैं जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं और समय के साथ इन्हीं सेडिमेंट्स के जमा होने से एक लंबी सी रिज बन जाती है। जब ग्लेशियर्स पूरी तरह मेल्ट हो जाते हैं तब लैंड पर बनी हुई ये रिज दिखाई देने लगती है और इसी रिज को कहा जाता है इस्कर्स। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि सच स्ट्रीम्स फ्लो ओवर द ग्राउंड नॉट इन अ वैली कट इनटू द ग्राउंड विद आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक्स। मींस ये स्ट्रीम्स ग्राउंड को कट नहीं करती हैं बल्कि उसके ऊपर ही फ्लो करती हैं।
इसीलिए ये पानी वैली को कट ना करते हुए आइस शीट के नीचे बने किनारों के बीच से फ्लो करता है। अब ये स्ट्रीम्स अपने साथ बहुत बड़े बड़े मटेरियल को भी लेकर फ्लो करती हैं, जैसे कि बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों के टुकड़े और साथ में रॉक्स के छोटे छोटे सेडिमेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। स्ट्रीम्स के साथ बहकर ये मटेरियल ग्लेशियर्स के नीचे ग्लेशियल वैली में जमा होने लगता है और जब ग्लेशियर्स पूरी तरह मेल्ट हो जाते हैं तो ये हमें सिनियस रिज यानी इस तरह के जिगजैग फॉर्म में दिखाई देने लगता है और इसी को स्कर्स कहा जाता है। बट यहाँ आपको मोरेन्स और स्कर्स के बीच में डिफरेंस जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक तरह से ग्लेशियर वैली में रिज को फॉर्म करते हैं। बट डिफरेंस ये है कि मोरेन्स का फॉर्मेशन ग्लेशियर्स के डायरेक्ट एक्शन से होता है, जैसे कि जब ग्लेशियर्स आगे की तरफ मूव करते हैं या मेल्ट होते हैं तो वो अपने सामने या साथ में आए मटेरियल को वैली के साइड्स में, बीच में या एंड में जमा कर देते हैं। इनके फॉर्मेशन में वैसे तो पानी का रोल काफी कम होता है, बट फिर भी इनके फॉर्मेशन में काफी हद तक जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ग्लेशियोफेल्युअल वाटर, यानी ग्लेशियर्स के नीचे वो पिघला हुआ पानी जो मटेरियल को ग्लेशियर वैली के साइड्स में डिपॉजिट कर देता है, जिससे फॉर्मेशन होता है लैटरल मोरेन्स का। बट स्कर्स के फॉर्मेशन में केवल और केवल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो मेल्टेड पानी जो ग्लेशियर्स के नीचे बहुत तेजी से स्ट्रीम्स की तरफ फ्लो करता है और पानी का यही फ्लो ग्लेशियर वैली में मटेरियल को टेढ़ी मेढ़ी लाइंस में डिपॉजिट कर देता है, जिन्हें स्कर्स कहा जाता है। अब स्कर्स को जानने के बाद जानते हैं आउटवॉश प्लेन्स के बारे में। द प्लेन्स एट द फुट ऑफ द ग्लेशियल माउंटेन्स और बियॉन्ड द लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स आर कवर्ड विद द ग्लेशियोफेल्युअल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड फ्लैट एल्यूवियल फैंस which may join to form outwash plains of gravel, silt, sand and clay. Outwash plains का फॉर्मेशन ग्लेशियल माउंटेन के फुट पर होता है। हमने देखा कि ग्लेशियर्स के मूव या मेल्ट होने से ग्लेशियल वैली में एस्कर्स, लैटरल मोरेन्स, मीडियल, ग्राउंड और टर्मिनल मोरेन्स जैसे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब आउटवॉश प्लेन्स का फॉर्मेशन मेनली टर्मिनल मोरेन्स के आगे होता है। एक्चुअल में होता कुछ ये है कि ग्लेशियर्स के मूव करने से उसके एंड पर टर्मिनल मोरेन्स फॉर्म्ड होते हैं। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट होने लगते हैं। अब इस ग्लेशियोफेल्युअल वाटर में बहुत से सेडिमेंट्स या सैंड शामिल होता है जो इसके साथ बहकर माउंटेन्स के फुट पर एल्यूवियल फैंस की शेप में जमा होने लगता है। मेनली इस वाटर में बहुत ज्यादा बड़ा मटेरियल शामिल नहीं होता है, क्योंकि वो पहले ही ग्लेशियल वैली में डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए यहाँ केवल फाइन सेडिमेंट्स यानी बहुत छोटे सेडिमेंट्स ही डिपॉजिट होते हैं। टाइम के साथ ये एल्यूवियल फैंस एक दूसरे को ज्वाइन कर एक बहुत बड़े प्लेन एरिया में चेंज हो जाते हैं, जो बना होता है ग्रेवल, सैंड और सिल्ट से। और फाइन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बने इसी प्लेन एरिया को कहा जाता है आउटवॉश प्लेन्स। अब चलते हैं लास्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की तरफ, जो है ड्रमलिन्स। Drumlins are smooth oval-shaped, ridge-like features composed mainly of glacial till with some masses of gravel and sand. ग्लेशियर्स के अंदर ग्लेशियल टिल यानी ग्लेशियर्स के द्वारा लाए गए सैंड और ग्रेवल से बने लॉन्ग और ओवल शेप के इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है ड्रमलिन्स। इनका फॉर्मेशन उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आइस की शीट मूव करती है। इनकी लेंथ 1 किलोमीटर और हाइट 30 मीटर्स तक हो सकती है। बट क्वेश्चन ये है कि इनका फॉर्मेशन होता कैसे है। तो हम जानते हैं कि ग्लेशियर्स अपने नीचे वाली लेयर पर प्रेशर डालते हैं, जिस वजह से ग्लेशियर्स की नीचे वाली लेयर मेल्ट होने लगती है और इसी वजह से ग्लेशियर्स आगे की तरफ मूव करते हैं। जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तब वो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेकर मूव करते हैं, जिसे ग्लेशियल टिल कहा जाता है। अब जब ये ग्लेशियल टिल ग्लेशियर के साथ आगे की तरफ मूव करता है तब इस ग्लेशियर टिल का कुछ मटेरियल जैसे कि सैंड, ग्रेवल, रॉक डेब्रिस ग्लेशियर के अंदर पड़े फिसर्स यानी दरारों में से नीचे की तरफ गिरता रहता है, जिस वजह से ये मटेरियल ओवल शेप में कुछ इस तरह डिपॉजिट हो जाता है। अब ग्लेशियर्स के नीचे बने ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तब ग्लेशियल टिल से बने ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगते हैं, जो कहलाते हैं ड्रमलिन्स। अब आगे चले तो वन एंड ऑफ द ड्रमलिन्स फेसिंग द ग्लेशियर्स कॉल्ड स्टॉस एंड इज ब्लंटर एंड स्टीपर देन द अदर एंड कॉल्ड टेल। मींस ड्रमलिन्स के दो मेन एंड होते हैं, स्टॉस एंड
और दूसरा है टेल। ड्रमलिन्स का वो एंड जिस डायरेक्शन में से ग्लेशियर्स आगे की तरफ मूव कर रहा होता है कहलाता है स्टॉस। ये एंड काफी ज्यादा ब्लंट होता है क्योंकि ग्लेशियर के दबाव और मूवमेंट की वजह से इस पोर्शन पर लगातार फोर्स लगता है, जिससे ये एंड लगातार घिसता रहता है और इसी वजह से ये कुछ इस तरह का राउंडेड हो जाता है और ड्रमलिन के इसी एंड को कहा जाता है स्टॉस। और ड्रमलिन का वो पार्ट जो पतला और काफी स्टीप यानी ढलान वाला होता है उसे कहा जाता है टेल। जैसे जैसे ग्लेशियर्स और आगे की तरफ मूव करते हैं तो वो मटेरियल को उस डायरेक्शन में खींचते हैं जिस डायरेक्शन में वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसी वजह से पतला और लंबा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो स्टॉस के कंपैरिजन में काफी स्टीप होता है और कहलाता है टेल। ड्रमलिन्स ग्लेशियर की मूवमेंट की डायरेक्शन को शो करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ड्रमलिन्स। ग्लेशियर से बनने वाले डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में हमने जाना मोरेन्स, इस्कर्स, आउटवॉश प्लेन्स और ड्रमलिन्स के बारे में। प्लेलिस्ट पर जाकर आप इस चैप्टर के अदर पार्ट्स को भी देख सकते हैं। Hope you like this video. For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.